सपोज करें ए और बी पैसे इन्वेस्ट करके जॉइंटली जो है वो पैसे इन्वेस्ट करके कोई भी बिल्डिंग या हाउस खरीद लेते हैं और फिर उसी हाउस को जो है वो रेंट पे दे देते हैं, और रेंट पे देने के बाद उससे जो भी प्रॉफिट आ रहा है, जो भी रेंट मनी आ रही है, उसको वो दोनों जो है वो इक्वली शेयर कर रहे हैं। तो क्या हम ए और बी को पार्टनर्स कह सकते हैं? सेकंड क्वेश्चन इज कि क्या प्रॉफिट शेयरिंग ही एक कंक्लूसिव प्रूफ है पार्टनरशिप की एग्जिस्टेंस का? तो आज के इस लेक्चर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर द मोड्स ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, और इन दोनों सवालात के जवाबात भी हम देखेंगे। हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली लॉ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 6, 7 एंड 8 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें हम देखेंगे कि व्हाट आर द मोड्स ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप एंड सेकेंडली व्हाट आर द काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। तो सेक्शन 6 को समझने के लिए अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लें, मतलब अगर हम ये समझ लें कि ये जो सेक्शन 6 है वो किस चीज़ पे बेस्ड है, कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो हमें सेक्शन 6 समझने में आसानी होगी। तो इसीलिए मैं दो केसेस रेफर करना चाहूँगी। पहला केस है ग्रेस वर्सेस स्मिथ 1775 का। इस केस में ये रूलिंग दी गई थी कि अगर दो या दो से ज़्यादा लोग किसी बिजनेस का प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो फिर उनको लॉसेस भी सेम प्रोपोर्शन में शेयर करने पड़ेंगे। अब इस जजमेंट से या इस रूलिंग से लोगों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन क्या आ गया कि अगर दो या दो से ज़्यादा लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं या लॉस शेयर कर रहे हैं, लाजमन पार्टनर्स ही होंगे। दैट मीन्स अगर कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करता था तो उनको पार्टनर्स माना जाता था। लेकिन ये मिसकंसेप्शन जो है वो क्लियर की गई अनदर केस में, जो है कॉक्स वर्सेस हिकमैन 1860 का केस है। उसमें ये रूलिंग दी गई थी कि सिर्फ प्रॉफिट शेयर करना एक कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता पार्टनरशिप को डिटरमाइन करने के लिए। पार्टनरशिप डिटरमाइन करने के लिए हमें पार्टीज की इंटेंशन को देखना पड़ता है। दैट मीन्स कि अगर दो या दो से ज़्यादा लोग किसी बिजनेस का प्रॉफिट तो शेयर कर रहे हैं, लेकिन अगर उनका इंटेंशन पार्टनर्स वाला नहीं है, पार्टनरशिप क्रिएट करने का उनका इंटेंशन नहीं है, तो वो पार्टनर्स नहीं माने जाएंगे। तो इसी प्रिंसिपल पे कॉक्स वर्सेस हिकमैन के केस में जो रूलिंग है, इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है सेक्शन 6 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेक्शन 6 की वर्डिंग ये है कि अगर आपको डिटरमाइन करना है कि ये जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं ये एक फर्म है या ये जो पर्सन्स हैं वो पार्टनर्स हैं, इसको डिटरमाइन करने के लिए हमें पार्टीज के रियल रिलेशन को देखना पड़ेगा और हमें जो है पार्टीज की इंटेंशन को देखना पड़ेगा कि अगर दो या दो से ज़्यादा लोग ये इंटेंशन रखते हैं कि हम एज अ पार्टनर जो है ये एक बिजनेस पर्टिकुलर कैरी ऑन करेंगे, तो ही जो है उनको पार्टनर माना जाएगा, अदरवाइज उनको पार्टनर कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 6 की एक्सप्लेनेशन नंबर 1 जो है वो है कि अगर कोई भी दो या दो से ज़्यादा लोग एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के को ओनर्स हैं और उस प्रॉपर्टी से जो भी प्रॉफिट आ रहा है, जो भी ग्रॉस रिटर्न आ रहा है, वो लोग शेयर कर रहे हैं, तो सिर्फ उसके प्रॉफिट शेयर करने से वो पार्टनर्स नहीं कहे जाएंगे। दैट मीन्स उनको हम पार्टनर कंसीडर नहीं कह सकते। अगर सिंपल वर्डिंग में एक्सप्लेनेशन नंबर 1 को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये है कि अगर दो या दो से ज़्यादा लोग किसी प्रॉपर्टी के ज्वाइंट या को ओनर्स हैं और इस प्रॉपर्टी से आने वाला हर प्रॉफिट वो शेयर कर रहे हैं, तो उनको पार्टनर्स कंसीडर नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स वो को ओनर्स तो हो सकते हैं लेकिन वो पार्टनर्स नहीं हो सकते जब तक कि उनकी इंटेंशन और उनके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हो पार्टनरशिप का। तो यही जो है हमें आंसर करता है हमारा जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था कि ए और बी जो है क्या है, जॉइंट ओनर्स हैं। मैंने जो पहला एग्जांपल दिया था ए और बी का, उसमें ए और बी ने क्या किया था कि उन्होंने एक घर खरीद के उसको रेंट पे दे दिया और रेंट से जो भी प्रॉफिट आ रहा था वो शेयर कर रहे थे। तो उसमें ए और बी को हम जॉइंट ओनर्स तो कह सकते हैं लेकिन हम उनको पार्टनर्स कंसीडर नहीं कह सकते। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है नो, दे आर नॉट पार्टनर्स। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 जो है वो है कि अगर कोई पर्सन कोई प्रॉफिट जो है वो रिसीव करता है, कोई भी पेमेंट रिसीव करता है जो कि कंटिंजेंट थी कि अगर इस बिजनेस से इतना प्रॉफिट आया तो आपको इतना शेयर मिलेगा। अगर इसको सिंपल कर दें तो जैसे कि सपोज करिए ए और बी, ए जो है बी से कहता है कि अगर मेरे इस बिजनेस में इतना प्रॉफिट हुआ तो मैं आपको उस प्रॉफिट का इतना परसेंटेज जो है वो आपको दूंगा। दैट मीन्स ये
पेमेंट जो है वो कंटिंजेंट थी कि अगर प्रॉफिट हुआ तो मैं आपको शेयर दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। तो ये हो गई कंटिंजेंट चीज, कंडीशनल थी। कि सिंपल एक्सप्लेनेशन दूं तो ये है कि इफ अ पर्सन इज रिसीविंग शेयर ऑफ प्रॉफिट और एनी पेमेंट which was contingent upon earning of profits cannot be considered as a partner। उसके बाद कुछ और सिनेरियोज जो कि पार्टनरशिप के एम्बिट में नहीं आते, वो पहला है लेंडर ऑफ मनी। अगर ए जो है कोई बिजनेस कर रहा है लेकिन ए ने बी से कर्जा ले लिया बिजनेस चलाने के लिए। अब जब उसने कर्जा लेके अपना बिजनेस चलाया तो उसको बिजनेस से जो भी प्रॉफिट आ रहा था वो उसका कुछ प्रोपोर्शन जो है वो बी के साथ शेयर कर रहा था, क्योंकि बी ने उसको पैसे उधार दिए थे। तो सिर्फ इस केस में प्रॉफिट शेयर करना जो है वो पार्टनरशिप नहीं हम मान सकते। दैट मीन्स अगर यहाँ पे दो लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे भी तो उनका इंटेंशन पार्टनरशिप वाला नहीं होगा। सेकंड सिनेरियो है कि अगर किसी सर्वेंट या एजेंट को कोई भी प्रॉफिट में से कोई हिस्सा अगर दिया जाए तो उसको भी पार्टनर नहीं कंसिडर किया जा सकता। थर्ड इज कि अगर कोई पर्सन जो है किसी फर्म का पार्टनर था लेकिन अब उसकी डेथ हो चुकी है और उसकी डेथ के बाद क्या है कि जो दूसरे पार्टनर्स हैं वो अपनी कंसेंट से उसकी विडो या उसके चाइल्ड को कोई शेयर देना चाहते हैं, कोई पेमेंट वो दे रहे हैं उनको ईयरली, तो उसको भी पार्टनर्स हम नहीं कह सकते। दैट मीन्स उस विडो या चाइल्ड को हम पार्टनर कंसिडर नहीं कर सकते। नंबर फोर्थ इज अगर कोई पर्सन कोई प्रीवियस या पार्ट ओनर था और उसने अपनी गुडविल जो है वो सेल कर दी, गुडविल को जो है वो उसने सेल कर दिया और उसके गुडविल सेल करने के नतीजे में उसकी कंसिडरेशन में उसको कोई प्रॉफिट जो है दिया जा रहा है तो उसको भी पार्टनर हम कंसिडर नहीं कर सकते। तो यही था सेक्शन 6। उसके बाद हम आते हैं पार्टनरशिप की काइंड्स पे। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। नंबर 1 इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो कि सेक्शन 8 में जो है वो डिफाइंड है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब ये है कि अगर कोई पार्टनरशिप जो है वो क्रिएट की जाए और एक पर्टिकुलर अंडरटेकिंग्स जो है उसमें स्पेसिफाइड हो कि हम ये पर्टिकुलर बिजनेस ही करेंगे। सेकंड काइंड है पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड टर्म। दैट मीन्स कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग कोई पार्टनरशिप डीड साइन करते हैं और उस पार्टनरशिप डीड में ही वो मेंशन करते हैं कि ये हमारी जो पार्टनरशिप है वो सपोज कर ली इतने टाइम के लिए चलेगी, दैट 2, 3 या 4 साल के लिए हमारी पार्टनरशिप चलेगी, तो उसको कहा जाएगा पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड टर्म। ठीक है, दैट मीन्स अगर टाइम ड्यूरेशन फिक्स्ड है तो वो पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड टर्म होगी। थर्ड काइंड इज पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का मतलब है कि अगर कोई पार्टनरशिप तो है लेकिन उसमें टाइम ड्यूरेशन मेंशन नहीं है। दैट मीन्स कि अगर पार्टनर्स जो है वो टाइम स्पेसिफाई नहीं करते, वो ये नहीं बताते अपने पार्टनरशिप डीड में कि ये पार्टनरशिप कितने अरसे तक कंटिन्यू रहेगी, तो उसको कहा जाता है पार्टनरशिप एट विल। एंड सेक्शन 7 डील करता है पार्टनरशिप एट विल से। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको इजीली समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए। दैट्स ऑल।